वेलकम बैक दोस्तों। ये है पार्ट 2 हमारी क्लास 9 चैप्टर 2 की वीडियो का। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि पेट्रोग्राड में फरवरी रेवोल्यूशन कैसे हुआ और मोनार्की का अंत कैसे हुआ। फरवरी के बाद क्या चेंजेस आए और किस तरह नए लीडर्स उभरे। अक्टूबर 1917 की क्रांति जिसमें बोल्शेविक्स ने पार अपने हाथ में ले ली। अक्टूबर के बाद क्या बदला, नए नियम नए रिफॉर्म्स आए। 1918 से 1920 तक सिविल वॉर और एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनने की कोशिश हुई। स्टालिन का रूल और कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस और आखिर में रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबल इफेक्ट कि दुनिया भर पर इसका क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1917 की विंटर्स और पेट्रोग्राड का माहौल टेंशन से भरा हुआ था। एक तरफ नेवा रिवर के राइट बैंक पर वर्कर्स कॉलोनीज थी, मजदूर जो भूख और ठंड से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ लेफ्ट बैंक जहां विंटर पैलेस था, ड्यूमा थी और वो एलिट्स जो अपनी लग्जरी में जी रहे थे। हर दिन फूड शॉर्टेजेस बढ़ती जा रही थी, सर्दियों की बर्फ गिर रही थी और लोगों के लिए ब्रेड तक मिलना मुश्किल हो गया था। इस बेचैनी के बीच सार ने डिसाइड किया कि वो डूमा मतलब रशिया की पार्लियामेंट को तोड़ देगा। लेकिन ये डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ने इसके खिलाफ स्टैंड ले लिया। 22 फरवरी एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया। मजदूर पहले ही गुस्से में थे और अब उनका पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था। 23 फरवरी को पेट्रोग्राड की 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने काम बंद कर दिया। लेकिन इस बार सिर्फ आदमियों ने नहीं, औरतें भी आगे आई। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे था और इस दिन एक नई हिस्ट्री लिखी गई। पहली बार वुमेन वर्कर्स ने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री की एक वर्कर मार्फा वसीलेवा ने सबसे पहले स्ट्राइक की। जब उससे एक टुकड़ा ब्रेड दिया गया तो उसने कहा, मैं कैसे खा सकती हूँ जब बाकी सब भूखे हैं। और ये सुनते ही फैक्ट्री के दूसरे वर्कर्स भी प्रोटेस्ट में जुड़ने लगे। पहले कुछ लोग आए, फिर पूरा शहर जाग गया। थोड़ी ही देर में पेट्रोग्राड की सड़कें यूथ की आवाज से गूंज उठी। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये एक ऐसी आंधी थी जो हर दिन और तेज होती जा रही थी। अब सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं, पूरा पेट्रोग्राड जाग उठा था। 24 और 25 फरवरी को मजदूर फैशनेबल क्वार्टर्स की तरफ मार्च करने लगे। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, कैवेलरी और पुलिस बुलाई गई और प्रोटेस्टर हर बार वापस लौट आते। फिर 25 फरवरी को सार ने डूमा को सस्पेंड कर दिया और ये डिसीजन प्रोटेस्टर्स के लिए आखिरी स्पार्क बन गया। अब जो होने वाला था उसने पूरे मोनार्कियल रूल को हिला कर रख दिया। 27 फरवरी जिस दिन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश की, उसी दिन सब कुछ बदल गया। पुलिस हेडक्वार्टर्स लूट लिए गए, मजदूर और आर्मी के सोल्जर्स एक साथ आ गए, एक ऑफिसर को गोली मार दी गई और 3 रेजिमेंट्स ने रिबेलियन कर दिया। अब सोल्जर्स भी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुके थे। अब ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, अब रशिया में एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर जन्म ले रहा था। वर्कर्स और सोल्जर्स ने मिलकर पेट्रोग्राड सोवियत बनाया। ये मोमेंट मोनार्की के अगेंस्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गया और अब सार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 2 मार्च 1917 रशिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट आया। रशिया के मिलिट्री कमांडर्स ने सार को कहा, अब और नहीं, आपको थ्रोन छोड़नी ही होगी। और इस दिन सार निकोलस II ने एब्डिकेट कर दिया, मतलब मोनार्की ऑफिशियली खत्म हो गई। डूमा और सोवियत के लीडर्स ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी और इस तरह पेट्रोग्राड ने रशिया के मोनार्किकल रूल का फाइनल चैप्टर लिख दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, एक और रेवोल्यूशन बाकी था। बोल्शेविक्स आ रहे थे। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद रशिया एक नए मोड़ पर आ चुका था। मोनार्की गिर चुकी थी, लेकिन अब अगला स्टेप क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं था। एक तरफ लोगों को उम्मीद थी तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही थी। एक नए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स, लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रियलिस्ट काफी इन्फ्लुएंशियल थे। ये एक लिबरल और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मिक्स थी जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाह रही थी। पब्लिक मीटिंग्स और ऑर्गेनाइजेशंस पर लगी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई। अब लोग खुलकर अपनी बात कह सकते थे, अपनी डिमांड रख सकते थे। हर जगह वर्कर्स और सोल्जर्स के ग्रुप्स उभरने लगे, जैसे पेट्रोग्राड सोवियत जो एक पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी, इनके इलेक्शंस का कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं था। हर जगह अलग अलग तरीके से ये ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे। ये क्लियर था कि रशिया एक नए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का सेंटर बन चुका था। लेकिन इस अनसर्टेनिटी के बीच एक ऐसा लीडर वापस आने वाला था जो पूरे रेवोल्यूशन की डायरेक्शन ही बदल देगा। अप्रैल 1917
व्लादिमीर लेनिन एग्जाइल से वापस आए। लेनिन, जो बोल्शेविक पार्टी के मेन लीडर थे, पहले से ही वर्ल्ड वॉर वन के स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे। उनका क्लियर मानना था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट सिर्फ मोनार्की का एक नया वर्जन है। इसलिए लेनिन ने अप्रैल थीसिस के नाम से अपने 3 बड़े प्रपोजल्स रखे, जो रशिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को एक नया डायरेक्शन देने वाले थे। फर्स्ट, वॉर को तुरंत खत्म कर दिया जाए। सेकंड, लैंड पीजेंट्स को दे दी जाए। थर्ड, बैंक्स को नेशनल कंट्रोल में लिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेनिन चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए, ताकि उनका रेवोल्यूशनरी विजन और भी क्लियर दिखाई दे। लेकिन ये इतना इजी नहीं था। बोल्शेविक के अपने मेंबर्स भी इसके फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का टाइम नहीं आया। बहुत लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को टेम्पररी सपोर्ट देने के साइड में थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कुछ और ही कह रही थी। रेवोल्यूशन का लावा अभी भी उबल रहा था। आम लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रही थी, सिर्फ स्ट्रीट्स पर ही नहीं बल्कि फैक्ट्रीज और आर्मी के अंदर भी। वर्कर कमिटीज बनी जो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करने लगी। ट्रेड यूनियंस और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस मजबूत होने लगे। आर्मी में भी सोल्जर कमिटीज बनने लगी। जून 1917 500 सोवियट्स ने मिलकर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स का फॉर्मेशन किया। ये क्लियर हो चुका था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की ग्रिप धीरे धीरे वीक हो रही है, और इसके साथ ही बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। जैसे जैसे उनका सपोर्ट बढ़ा, गवर्नमेंट ने भी अपनी पार बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने शुरू किए। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दी। उन्होंने वर्कर्स के फैक्ट्री पर कंट्रोल लेने के अटेम्प्ट रोके, बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। जुलाई 1917 में जो प्रो बोल्शेविक प्रोटेस्ट हुए, उन्हें सप्रेस कर दिया। इसके रिजल्ट में कई बोल्शेविक लीडर्स या तो छुप गए या देश छोड़कर चले गए। लेकिन इस पीरियड में एक और बड़ा टर्मोइल हो रहा था। शहरों से बाहर विलेजेस में भी चेंजेस की वेव दिखने लगी। जब सिटीज में रेजिस्टेंस हो रहा था, तब विलेजेस में भी सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही थी। पीजेंट्स लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड कर रहे थे। जुलाई सितंबर 1917 के बीच पीजेंट्स ने लैंडलॉर्ड की लैंड फोर्सफुली अपने कंट्रोल में लेनी शुरू कर दी। एग्रीकल्चरल कमिटीज बनी जो इस प्रोसेस को सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाने लगी। लेकिन इस मूवमेंट का एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला था। रशिया अब एक और भी बड़ी रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा था। बोल्शेविक्स की सबसे बड़ी एक्शन अभी बाकी थी। रशिया में हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच टेंशन अपने पीक पर थी। लेनिन का डर था कि अगर अब कदम नहीं उठाया गया तो प्रोविजनल गवर्नमेंट एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है। सितंबर 1917 तक उन्होंने अपने साथियों के हाथ विद्रोह की प्लानिंग बना ली। आर्मी, सोवियत और फैक्ट्रीज के वर्कर्स बोल्शेविक्स का सपोर्ट करने लगे। 16 अक्टूबर 1917 लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को समझाया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को फॉर्म किया गया, जिसमें लियोन ट्रॉट्स्की का लीडरशिप था। प्लान पूरी तरह से सीक्रेट रखी गई। सिर्फ सेलेक्टेड लीडर्स जानते थे कि पार का ओवरथ्रो कैसे किया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अगर गवर्नमेंट को जरा भी शक हो गया तो वो तुरंत कदम उठा सकती थी। इसलिए ये पूरी प्लान एक मिस्टीरियस मिशन की तरह चलाई गई। 24 अक्टूबर की मॉर्निंग रशिया की हिस्ट्री लिखी जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को अपराइजिंग की रम्बलिंग्स मिल चुकी थी। वो तुरंत शहर छोड़कर चले गए ताकि आर्मी बुला सके। उनके ऑर्डर्स पर गवर्नमेंट आर्मी ने सबसे पहले बोल्शेविक न्यूज़पेपर के ऑफिस पर सीज कर लिया। साथ ही टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस भी उनके कंट्रोल में आ गए। लेकिन लेनिन और ट्रॉट्स्की ने पहले ही इस मूव का अंदाजा लगा लिया था। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने तुरंत अपने सपोर्टर्स को गवर्नमेंट ऑफिसेस पर सीज करने और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। एक तरफ गवर्नमेंट अपनी पार बचाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ बोल्शेविक्स अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे। बोल्शेविक्स ने विंटर पैलेस की तरफ मार्च शुरू की और फिर रात के अंधेरे में एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ। वॉरशिप अरोरा ने विंटर पैलेस पर शेलिंग शुरू कर दी। साथ ही नेवा रिवर से और ट्रूप्स आए जो गवर्नमेंट सोल्जर्स के पोजीशन को सीज करने लगे। एक एक करके मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी थी। बोल्शेविक्स की विक्ट्री हो चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, पूरे रशिया में इसकी टर्मोइल दिखने लगी। पेट्रोग्राड के बाद मॉस्को और अदर सिटीज में भी रिबेलियंस होने लगे। मॉस्को में इंटेंस स्ट्रगल हुआ, लेकिन दिसंबर 1917 तक बोल्शेविक्स ने मॉस्को पेट्रोग्राड रीजन पर पूरा कंट्रोल ले लिया। रशिया में एक न्यू एरा की बिगनिंग हो चुकी थी। एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो चुका था। और हाँ, अगर आप सोच रहे
हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन सच में अक्टूबर 1917 में हुई थी, तो ये सिर्फ आधा सच है। उस टाइम रशियन जूलियन कैलेंडर यूज करता था, जो बाकी दुनिया के ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे थे। अगर आज के कैलेंडर से देखें तो फरवरी रेवोल्यूशन 12 मार्च 1917 को हुआ और अक्टूबर रेवोल्यूशन 7 नवंबर 1917 को। मतलब जो रशिया के लिए अक्टूबर रेवोल्यूशन थी वो आज के डेट के हिसाब से नवंबर में हुई थी। और हाँ, अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखें जो इसी रेवोल्यूशन से जुड़ी थी, 1850 से 1880 रशिया में समाजवादी विचारधारा पर चर्चा बढ़ने लगी। 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। 1905 ब्लडी संडे और 1905 की क्रांति ने रशिया को हिला दिया। 2 मार्च 1917 सार निकोलस II ने थ्रोन छोड़ दिया। 24 अक्टूबर 1917 बोल्शेविक क्रांति पेट्रोग्राड में शुरू हुई। 1918 से 1920 रशिया सिविल वॉर के दौर से गुजरा। 1990 कॉमिंटन का फॉर्मेशन हुआ। 1929 कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। ये डेट सिर्फ डेट्स नहीं थी, ये नए रशिया की कहानी लिख रही थी। अक्टूबर 1917 अक्टूबर 1917 के रेवोल्यूशन के बाद रशिया एक नए दौर में एंटर कर चुका था। अब ना कोई सार था, ना कोई बड़ा लैंडलॉर्ड, सिर्फ बोल्शेविक का रूल। लेनिन और उनके साथियों ने नई सोसाइटी की बुनियाद रखी, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी थी और सब कुछ लोगों के हाथ में था। नेशनलाइजेशन, सब कुछ अब गवर्नमेंट का है। सबसे पहला बड़ा चेंज ये था कि प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दी गई। नवंबर 1917 में ही इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। अब इनका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। फार्मर्स को भी एक गुड न्यूज़ मिली। उन्हें बोला गया कि जो भी लैंडलॉर्ड्स की लैंड है, अब वो सब सोशल प्रॉपर्टी है, जो चाहे ले सकता है। विलेजेस में पीजेंट्स ने बड़े बड़े फील्ड कब्जा कर लिए और नए सोवियत रूल में जीने लगे। सिटीज में भी नए रूल्स आए। बड़े घर अब छोटी फैमिलीज के हिसाब से डिवाइड होने लगे। पुराने एरिस्टोक्रेट्स के टाइटल्स भी खत्म कर दिए गए। नया सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए 1918 में कंपटीशन रखा गया, जिसमें नए आर्मी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए नए यूनिफॉर्म्स डिजाइन हुए। इसी कॉन्टेस्ट में सोवियत हैड बड्यूनोव्का को चूज किया गया। अक्टूबर के कुछ महीने बाद ही बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। नवंबर 1917 में इलेक्शन रखा गया, लेकिन बोल्शेविक को मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। जनवरी 1918 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनके लॉज को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लेनिन ने तुरंत असेंबली को डिसमिस कर दिया। उनका मानना था कि और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ज्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वो डायरेक्टली वर्कर्स और पीजेंट्स के वोट से बनता है। मार्च 1918 में बहुत अपोजिशन के बाद भी बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी ब्रेस्ट-लिटोव्स्क साइन कर दिया। धीरे धीरे बोल्शेविक रशिया की ओनली पॉलिटिकल पार्टी बन गई। सिर्फ वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे और रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियंस पार्टी के कंट्रोल में आ गए और एक सीक्रेट पुलिस चेका, बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी बनाई गई, जो बोल्शेविक की क्रिटिसिज्म करने वालों को पनिशमेंट देती थी। लेकिन विलेजेस के लोगों के बीच अक्टूबर रिएक्शन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन थे। एक तरफ कुछ लोग नए एरा की स्टार्टिंग मान रहे थे। एक सोवियत फार्म की हिस्ट्री लिखने वाले फेडोर बेलोव लिखते हैं, अक्टूबर 25, 1917 की रेवोल्यूशन की न्यूज जब विलेजेस में पहुंची तो लोगों ने इसे लैंड और फ्रीडम का फेस्टिवल माना। लैंड ओनर्स का पूरा मैंशन लूट लिया गया, उनके स्टॉक फार्म्स को रिक्वेशन कर दिया गया और बड़े बड़े फलों के बाग काट दिए गए। लोग अब नए सोवियत जीवन की स्टार्टिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी पुराने सिस्टम को वापस लाने का ड्रीम देख रहे थे। एक लैंडलॉर्ड के फैमिली मेंबर ने अपने रिलेटिव को लिखा, कॉप काफी पीसफुल तरीके से हो गया। शुरू के कुछ दिन हार्ड थे। मिखाइल मिखाइलोविच लैंडलॉर्ड शांत थे। चेयरमैन भी तमीज से बात कर रहे थे। हमें 2 गाय और 2 घोड़े रखने के दिए गए। सर्वेंट्स बोलते हैं कि हमें परेशान न किया जाए, उन्हें जीने दो, हम उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। लेकिन अफवाह है कि कुछ विलेजेस इस कमिटी को हटाकर जमींदारों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें खुशी है कि लोगों की सोच अभी भी जिंदा है। रशियन रेवोल्यूशन के बाद एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ, सिविल वॉर। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में 3 बड़ी फोर्सेस आमने सामने थी, रेड्स, व्हाइट्स एंड ग्रीन्स। रेड्स जो कि बोल्शेविक्स थे, लेनिन और उनके सपोर्टर्स जो एक नई सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना चाहते थे। व्हाइट्स प्रो-सैरिस्ट और लिबरल्स जो मोनार्की या कैपिटलिस्ट सिस्टम चाहते थे। इन्हें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका और जापान का सपोर्ट था। ग्रीन्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो सोशलिज्म चाहते थे लेकिन बोल्शेविक्स के अगेंस्ट थे। बोल्शेविक
बोल्शेविक्स के जमीन बांटने के फैसले ने पूरा आर्मी सिस्टम तोड़ दिया। फार्मर्स और सोल्जर्स अपने घर वापस जाना चाहते थे ताकि नए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा ले सके। इस वजह से रशियन आर्मी बिखर गई और बोल्शेविक्स के अपोनेंट स्ट्रांग होने लगे। 1918 से 1919 के बीच व्हाइट्स और ग्रीन्स ने रशिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इनके सपोर्टर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग थे जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट थे। व्हाइट्स ने उन फार्मर्स पर अत्याचार शुरू कर दिया जो नए सिस्टम को एक्सेप्ट कर चुके थे। लेकिन यही व्हाइट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक प्रूफ हुई। फार्मर्स का सपोर्ट खोकर व्हाइट्स वीक पड़ गए। जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स ने सिविल वॉर जीत ली। बोल्शेविक्स सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं जीती बल्कि उन्होंने नॉन रशियन लोगों और मुस्लिम जादिस्ट का सपोर्ट भी लिया। इस वजह से कई जगह लोग उनके साथ आ गए। लेकिन सेंट्रल एशिया जैसे रीजन्स में ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई। खीवा और कुछ और जगहों में बोल्शेविक्स ने लोकल नेशनलिस्ट पर अत्याचार किया, उन्हें मार दिया। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो गए, क्या बोल्शेविक्स सच में फ्रीडम देना चाहते थे? दिसंबर 1922 में बोल्शेविक्स ने रशिया एम्पायर का एक नया वर्जन बनाया, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस नए देश में नॉन रशियन कम्युनिटीज को ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन साथ ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज भी आई, जैसे नोबैटिक कल्चर को डिस्करेज करना। इस वजह से बोल्शेविक्स की पॉलिसीज मिक्स्ड रही। कुछ जगह उनका सपोर्ट बढ़ा तो कुछ जगह उनको अपोज भी किया गया। रशिया के हर हिस्से में बोल्शेविक्स का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा। सेंट्रल एशिया के लोगों में भी दो अलग थॉट्स बने। एक तरफ इंडियन रेवोल्यूशनरी एम.एन. रॉय लिखते हैं, एक किर्गिज चीफ और उसका अटेंडेंट मुझे मिला। उसने मुझे बताया कि पहली बार उनका अपना देश आजाद हुआ है और अब वो अपने घर के मालिक हैं। किर्गिज युवा जोश में चिल्लाए, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, और पूरा गांव इस रेवोल्यूशन में शामिल हो गया। दूसरी तरफ कजाक लीडर ने 1919 में लिखा, पहली फरवरी रेवोल्यूशन ने हमें सार के अत्याचार से मुक्त किया, लेकिन दूसरी अक्टूबर रेवोल्यूशन हमें डर और डिस्ट्रक्शन दे गई। पहले सिर्फ कुछ सारिस्ट ब्यूरोक्रेट्स हमें दबा रहे थे, अब वही लोग नए नाम के साथ वापस आ गए हैं, नए एम्पायर को चलाने के लिए। 1918 से 1920 के सिविल वॉर ने रशिया को एक नए दौर में एंटर कर दिया। बोल्शेविक जीत गए, लेकिन हर जगह उनका रूल एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहीं उन्हें कॉल फॉर फ्रीडम समझा गया तो कहीं नए ऑपरेशन का एक रूप। अब यूएसएसआर एक नए मिशन पर था, पूरे देश में सोशलिज्म स्प्रेड करना, लेकिन एक पावरफुल कंट्रोल के साथ। रशिया में सिविल वॉर के बाद बोल्शेविक्स ने एक नई सोसाइटी की कल्पना की, एक ऐसा समाज जिसमें गवर्नमेंट की कंट्रोल में सब कुछ हो और सभी को बराबर के राइट्स मिले। लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं था, इससे रियलिटी बनाने के लिए नए इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई गई, नई इंडस्ट्रीज शुरू की गई और नए रिफॉर्म्स लाए गए। सिविल वॉर के दौरान ही बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, यानी अब सब कुछ सरकार के अंडर था। फार्मर्स को फार्मिंग करने की छूट मिली, लेकिन जमीन गवर्नमेंट रही। फैक्ट्रीज, माइंस और नए इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए गए ताकि यूएसएसआर एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट पावर बन सके। इसको सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम शुरू किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिसाइड करते थे कि इकोनॉमी कैसे चलेगी। इसी वजह से 5 ईयर प्लान्स आए। बोल्शेविक्स ने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए प्लान डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया। 1927 टू 1932 और 1933 टू 1938 के बीच दो बड़े 5 ईयर प्लान्स बनाए। पहले 5 ईयर प्लान का मेन फोकस इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। कोल, स्टील और ऑयल का प्रोडक्शन 100% तक बढ़ गया 1929 से 1923 के बीच। लेकिन इतनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। वर्कर्स के लिए बुरे वर्किंग कंडीशंस। मैग्निटोगोर्स्क नाम की नई इंडस्ट्रियल सिटी में सिर्फ 3 साल में एक बड़ा स्टील प्लांट बनाया गया, लेकिन वर्कर्स के लिए लाइफ बहुत टफ थी। एक्सट्रीम ठंड 40 डिग्री सेल्सियस में बिना प्रॉपर फैसिलिटीज के काम करना पड़ा। पूरी तरह तैयार होने से पहले ही नए फैक्ट्रीज में लोगों को डाल दिया गया। सिर्फ पहले 1 साल में ही 550 बार वर्कर्स ने स्ट्राइक की, क्योंकि कंडीशंस बहुत बुरे थे। सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं, विलेजेस में भी नए तरीके से काम करने का प्रेशर था। इसलिए बोल्शेविक्स ने जमीन को कलेक्टिवाइजेशन शुरू किया। बोल्शेविक्स चाहते थे कि विलेजेस भी नए तरीके से काम करें। यूक्रेन में एक विलेज का एग्जाम्पल देखिए। एक नए कम्यून का फॉर्मेशन किया गया, जिसमें 13 फैमिलीज को एक साथ रखा गया। उनका सब कुछ, लैंड, क्रॉप्स, हत्ता की लिविंग स्पेस भी शेयर किया गया। सब मिलकर काम करते और जो कुछ मिलता उससे आपस में बराबर बांट लेते। लेकिन ये आइडियल मॉडल हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुआ। कई जगह फार्मर्स ने विरोध किया, क्योंकि वो अपनी जमीन खोना नहीं चाहते थे।
सोशलिज्म सिर्फ इंडस्ट्रीज और फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं था। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी नए रिफॉर्म्स लाए गए। स्कूल सिस्टम डेवलप किया गया ताकि वर्कर्स और फार्मर्स के बच्चे भी पढ़ सके। फैक्ट्रीज में क्रिचेस बनाए ताकि वुमेन वर्कर्स भी काम कर सके। सस्ता और इजीली अवेलेबल हेल्थ केयर शुरू किया गया। मजदूरों के लिए नए मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए। लेकिन ये सब हर जगह इक्वली अवेलेबल नहीं था। जहाँ गवर्नमेंट के पास ज्यादा रिसोर्सेज थे वहाँ इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन कई जगह ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा बनकर रह गया। एक 1933 का लेटर देखिए जो एक 13 ईयर ओल्ड वर्कर ने सोवियत प्रेसिडेंट कलेनिन को लिखा। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और मेरी माँ बीमार है। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ पर मेरे पुराने शू फट चुके हैं, घर में रोटी तक नहीं है। लेनिन का कहना था पढ़ना पढ़ना पढ़ना, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकता। मुझे मजबूरी में एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा ताकि हमारा घर भुखमरी से बच सके। ये लेटर एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या नया सोशलिस्ट सोसाइटी सच में सबके लिए सुधार लेकर आया? बोल्शेविक्स ने एक नए सोसाइटी का प्रॉमिस किया था, एक ऐसी जगह जिसमें कोई भूखा ना रहे, कोई अनएम्प्लॉयड ना हो और सबको बराबर का राइट मिले। नए सिटीज बने, नई फैक्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एजुकेशन और हेल्थ केयर में नए रिफॉर्म्स लाए गए। लेकिन वर्किंग कंडीशंस बहुत टफ थी और कई लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ा। विलेजेस में नए सिस्टम को लेकर विरोध था। कई जगह पर सोशलिस्ट ड्रीम सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बन गया जिसमें सिर्फ कुछ लोगों को फायदा मिला। यूएसएसआर एक नए एरा में एंटर हो चुका था, एक ऐसे युग में जिसमें ड्रीम्स और रियलिटी के बीच एक गहरा डिफरेंस था। 1920s के अंत तक सोवियत रशिया में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ग्रेन्स की शॉर्टेज। शहरों में अनाज की सप्लाई कम हो गई और फार्मर्स गवर्नमेंट के फिक्स्ड प्राइस पर अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। 1927 से 28 में स्टेलिन ने देखा कि गांव के अमीर किसान, जिन्हें कुलक्स कहा जाता था, अनाज को स्टॉक कर रहे थे ताकि हायर प्राइसेस मिल सके। गवर्नमेंट ने फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन स्टार्ट की। पार्टी मेंबर्स ने पीजेंट्स के गांव में जाकर उनका अनाज जब्त करना शुरू किया। कुलक्स के घरों पर छापा मारा गया, उनके ग्रेन स्टॉक्स को जब्त कर लिया गया। लेकिन जब इतना करने के बाद भी ग्रेन शॉर्टेज बनी रही तो स्टेलिन ने एक और एक्सट्रीम स्टेप उठाया, कलेक्टिवाइजेशन। 1929 से सोवियत गवर्नमेंट ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो अपनी फार्मिंग छोड़कर कलेक्टिव फार्म्स, कोलखोज में काम करें। प्राइवेट फार्मिंग को एंड किया गया, अब जमीन गवर्नमेंट की होगी और सब मिलकर काम करेंगे। अनाज, मशीन्स और फार्मिंग टूल्स सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। जो भी प्रॉफिट्स होते उन्हें कलेक्टिव फार्म में काम करने वाले सभी लोगों में बांटा जाता। लेकिन इस नए सिस्टम को फार्मर्स ने मना कर दिया। उनका कहना था, हम सोशलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हैं, पर हम अपनी जमीन खोने को तैयार नहीं हैं। हमें हमारी फार्मिंग करने दो, हम कोलखोज में काम नहीं करेंगे। इस अपोजिशन का स्टेलिन ने एक ही जवाब दिया, हार्श एक्शन। जब कलेक्टिवाइजेशन फोर्सफुली लागू किया गया तो गुस्से में आकर कई फार्मर्स ने अपनी ही फसल और एनिमल्स को मार दिया। 1929 टू 1931 के बीच 1/3 कैटल मार दिए गए। कई फार्मर्स को जोर जबरदस्ती कोलखोज भेजा गया। जो भी इस नए सिस्टम को अपोज करता उसे जेल भेज दिया जाता या कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फरवरी टू मार्च 1930 के बीच यूक्रेन में 25,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, 656 लोगों को फांसी दी गई और 5,580 लोगों को देश से निकाल दिया गया। ये इतना हार्श था कि पूरे देश में एक डर का माहौल बन गया। इस नए सिस्टम से उम्मीद थी कि ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी सुधरेगी, लेकिन हुआ उल्टा। अनाज का प्रोडक्शन कम हो गया। 1930 से 1933 के बीच एक डिवास्टेटिंग फेमाइन स्ट्रक हुआ जिसमें लोग मारे गए। सोवियत हिस्ट्री की ये सबसे बुरी ट्रेजेडीज में से एक थी। यानी स्टेलिन का ये प्लान लोगों के लिए एक बड़ी तबाही बन गया। कलेक्टिवाइजेशन और प्लान्ड इकोनॉमी का अपोजिशन सिर्फ विलेजेस तक लिमिटेड नहीं रहा, पार्टी के अंदर भी कई लोग इस नए सिस्टम की बुराई करने लगे। स्टेलिन ने इस अपोजिशन को एक साजिश बता दिया और एक नए तरीके से दुश्मनों को मिटाने लगा। 1939 तक 20 लाख लोगों को जेल या लेबर कैंप्स में डाल दिया गया। कई लोगों को झूठे इल्जाम में फंसाकर टॉर्चर किया गया और उनसे जबरदस्ती गलती मनवाई गई। ये स्टेलिन की ग्रेट पर्ज थी, एक ऐसा दौर जिसमें उसने अपनी ही पार्टी के अंदर दुश्मन ढूंढकर उन्हें खत्म कर दिया। ये देखो, एक विलेज के फार्मर ने न्यूज़पेपर को लिखा, मैं एक आम किसान हूँ जो 1879 में पैदा हुआ। मेरी 6 लोगों की फैमिली है। 1932 से मुझ पर इतनी भारी टैक्सेस लगने लगे जो मैं भर नहीं सका। 1935 तक लोकल गवर्नमेंट ने मेरे टैक्सेस और बढ़ा दिए और मेरे सारे पशु, टूल्स, फर्नीचर और लकड़ी का स्टॉक जब्त कर लिए।
1937 में मेरी दोनों झोपड़ी में से एक बेच दी गई और दूसरी जब्त कर ली गई। ये दिखाता है कि कैसे एक आम किसान जो सिर्फ अपनी जीवन चलाना चाहता था, उससे स्टालिन की नई पॉलिसीज ने सब कुछ छीन लिया। स्टालिनिज्म कलेक्टिवाइजेशन का सपना था एक मॉडर्न पावरफुल इकोनॉमी बनाना, लेकिन इस सिस्टम ने लोगों की जिंदगी और मुश्किल बना दी। फार्मर्स अपनी ही जमीन खो बैठे, अनाज की कमी हो गई और एक एक्सट्रीम फेमाइन आया। जो भी स्टालिन का विरोध करता उससे या तो जेल में डाल दिया जाता या मार दिया जाता। इसलिए स्टालिनिज्म एक ऐसी कहानी बन गई जो एक तरफ एक नया सोवियत सुपर पावर की स्टार्टिंग थी, पर दूसरी तरफ एक ऐसे टाइम का भी रिप्रेजेंटेशन थी जिसमें भूख, डर और अत्याचार अपनी चरम पर था। 1917 के रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड में एक नया जोश भर दिया। वर्कर्स स्टेट का सपना दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करने लगा, लेकिन हर सोशलिस्ट पार्टी बोल्शेविक्स के तरीके से एग्री नहीं करती थी। यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टीज को ये पसंद नहीं आया कि पावर लेने और उसे बनाए रखने के लिए बोल्शेविक्स ने इतने हार्ड स्टेप्स लिए। फिर भी इस नए सोशलिस्ट मॉडल ने कई नए कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को जन्म दिया। कम्युनिस्ट पार्टीज दुनिया के कई देशों में बनी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कॉलोनियल देशों को इनकरेज किया गया कि वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनाए। 1920 में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट हुई, जिसमें कई नॉन रशियन सोशलिस्ट थिंकर्स शामिल हुए। बोल्शेविक्स ने कमिंटन को फॉर्म किया, जो एक इंटरनेशनल यूनियन था जो प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज को सपोर्ट करता था। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में कई फॉरेन स्टूडेंट्स ने सोशलिस्ट एजुकेशन ली। जब तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब तक यूएसएसआर सोशलिज्म के ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव बन चुके थे, लेकिन 1950 तक ये भी साफ हो गया कि यूएसएसआर की गवर्नमेंट रशियन रेवोल्यूशन के असल आइडियल से दूर हो गई। सोवियत यूनियन एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से सुपर पावर बन चुका था। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर बढ़ा, गरीबों को खाना मिलने लगा, लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई, फंडामेंटल फ्रीडम छीन ली गई। रिप्रेसिव पॉलिसीज के साथ डेवलपमेंट किया गया, सिटीजन्स को फ्रीडम नहीं मिली, इंटरनेशनल रेपुटेशन गिरने लगी। 20वीं सेंचुरी के एंड तक दुनिया भर में यूएसएसआर का सोशलिस्ट इमेज वीक पड़ने लगा, लेकिन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी लोगों के बीच अभी पावरफुल थी। लेकिन हर कंट्री ने इनको अपने तरीके से सोचना शुरू कर दिया। रशियन रेवोल्यूशन ने इंडिया के कई लोगों को इंस्पायर किया। 1920s में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। कई बड़े इंडियन मिनिस्टर्स और राइटर्स रशिया गए और वहाँ के सोशलिज्म पर अपने एक्सपीरियंस लिखे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े नाम सोवियत यूनियन गए और उसके डेवलपमेंट को देखा। आर.एस. अवस्थी ने 1920 से 1921 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स लिखी। एस.डी. विद्यालंकर ने द रीबर्थ ऑफ रशिया और द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया लिखी। बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु जैसे कई लैंग्वेज में रशिया के सोशलिज्म पर लिखा गया। 1920 में शौकत उस्मानी जब सोवियत रशिया पहुंचे तो उन्होंने लिखा, पहली बार हमने देखा कि यूरोपियन लोग एशियंस के साथ बराबर बैठे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रशियन लोग फ्रीली सबके साथ घुल मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ऐसे देश में हैं जहां असल इक्वालिटी है। गरीबी होने के बावजूद लोग खुश दिख रहे थे। रेवोल्यूशन ने उन्हें एक नया सेल्फ बिलीव दिया। वहीं टैगोर ने लिखा, मॉस्को किसी भी अन्य यूरोपियन कैपिटल की तरह शाइनी नहीं है। यहाँ लोग बड़े साधारण और मजदूर दिखते हैं, पर जो सबसे अलग है वो ये कि यहाँ आम लोगों का राज है। मुझे अपने देश के वर्कर्स और फार्मर्स याद आ गए। बस 10 साल पहले ये भी हमारी तरह गरीब और इलिटरेट थे, और आज ये पढ़ लिख रहे हैं, नए सपने देख रहे हैं। टैगोर के इन शब्दों में एक नए समाज की तस्वीर थी, एक ऐसा देश जहाँ आम लोगों का राज था। एक तरफ रशिया में गरीबों को नए अवसर मिले, सामाजिक सुधार हुआ, दूसरी तरफ फ्रीडम की कमी और हार्ड पॉलिसीज ने एक अलग इमेज भी दिखाई। इंडिया में सोशलिज्म के विचार नए रूप में ग्रो होने लगे। हर सोसाइटी ने इनको अपनी अलग दृष्टि से देखा। रशियन रेवोल्यूशन एक एग्जाम्पल थी, एक ड्रीम जिसमें एक नए सोसाइटी की इमेजिनेशन थी, लेकिन जो रियल लाइफ में उतना सिंपल नहीं था। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि वहीं से बदलाव की कहानी शुरू होती है। अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।